जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में समास के महत्व के बारे में। समास की परिभाषा, इसके प्रकार और उदाहरण को हम लोग समझेंगे। हिंदी व्याकरण में समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। इनका कहाँ उपयोग होता है, इनका महत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझने का शुरुआत करते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं, परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। आसान शब्दों में बात करें तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। और दूसरी परिभाषा में देखें तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी कोई बहुत बड़ा शब्द है, उसे छोटे शब्द में करना है। राजा का कुमार है वो, ये बहुत बड़ा हो गया, राजकुमार। रानी का महल है वो, रानी महल। तो हम समझ सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। दो या अब इसे व्याकरण की दृष्टिकोण में हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्यय का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और दो या उससे अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा आज हमने समझने की कोशिश की है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रकट करना समास कहलाता है। यानी जिन शब्दों को हम बहुत बड़े में बोलना चाहते हैं उसे अगर हम शॉर्टकट में बोलेंगे तो उसे समास कहते हैं। ये एक आम बोलचाल की भाषा हो सकती है, व्याकरण की भाषा है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। इसके अगर हम लोग उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे तब हम समझ सकते हैं। उदाहरण में देशभक्ति, देश की भक्ति, मुरलीधर, मुरली है धर, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, रसोई का घर, रसोई घर, राजा का पुत्र, राजपुत्र, पूजा का घर, पूजा घर। तो इसमें हमने देखा का, के, सी, से, ने, ये इत्यादि चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। तो समास की जो परिभाषा है वो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे उदाहरण। तो देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा, रसोई घर, रानी महल, तिरंगा, तीन रंगों का रंग तिरंगा। अब हम लोग चलते हैं समास के भेद पर। समास के भेद में और जितने भी 6 प्रकार के भेद आज हम सीखने जा रहे हैं इनके भी उपभेद हैं। इनको हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग इन समास के अंतर्गत आने वाले जितने भी 6 भाग हैं इन भाग की हम लोग आज व्याख्या देखेंगे। पहले नंबर पे आता है तत्पुरुष समास, दूसरे नंबर पे कर्मधारय समास, तीसरे नंबर पे आता है द्विगु समास, चौथे नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास, पांचवें नंबर पे आता है द्वंद्व समास, छठे नंबर पर अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, शराहत, शर से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राजा का कुमार, राजकुमार। इसमें तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। समास में इसमें बदलाव की संभावना ज़्यादा होती है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसे हम लोग आगे के भाग में समझेंगे। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो तत्पुरुष समास
अब हमने देखा। अब इसके बाद में हम चलेंगे नंबर 2, कर्मधारय समास। डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते, जो कर्म को धारण किए रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। पहचान क्या है इसकी? विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। उदाहरण समझे, नव है यो युवक, नव युवक। पीत है जो अंबर, पीतांबर। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। नील है जो कमल, नील कमल। महान है जो आत्मा, महात्मा। तो इस प्रकार से हमने कर्मधारय समास को समझा। इसके भी बहुत सारे भेद हैं जिसे आगे के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। नंबर 3, द्विगु समास। जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करें, जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को विग्रह करने पर 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु। दोपहर, 2 पहरों का समूह दोपहर। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक। तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो द्विगु समास में हमने देखा कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। यानी एक से अधिक बहुत सारी संख्याएं हैं ना, सिंधु, बहुत सारी सिंधु नदियां बहुत सारी हैं, रंग बहुत सारे हैं। इसकी भी बहुत भेद है, आगे इसको समझा जाएगा। नंबर 4, बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वहां बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुंह वाला, और इसका अर्थ क्या हो गया? रावण। यानी एक के अनेक अर्थ हम लोग निकल सकते हैं। तो 10 मुंह वाला कौन है? रावण है। तो 10 मुंह वाला दशानन, रावण। तो जो दशानन है इनके 2 अर्थ हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हुआ जो कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। यानी बहुव्रीहि समास, एक से अधिक शब्द हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, अर्थ भी इनके अनेक हो सकते हैं। तो बहुव्रीहि समास के बाद अब हम लोग नंबर 5 की ओर चल रहे हैं, द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात और दिन, रात दिन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। यानी द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के भी कई भेद हैं, इसे आगे के वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग चलेंगे नंबर 6, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, समासिक या समास पद अव्यय हो जाएं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है, वही प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, यथा संभव, यथा शक्ति, बेकाम, भरसक इत्यादि। तो इसकी पहचान क्या है? पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। अब इसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन, दिन दिन। यथा विधि, विधि के अनुसार। पाठ्यक्रम, पाठ्य के अनुसार। बेखबर, बिना खबर के। इस प्रकार से समास
किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है और ये कितने इसके प्रकार हैं, इन प्रकारों के अनेक समूह हैं, उन समूहों को हमने सीखने का आज के इस वीडियो में प्रयास किया है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से इस वीडियो को अगर हम लोग दोहराना चाहें तो समास किसे कहते हैं इसको हमने समझने का प्रयास किया। तो समास किसे कहते हैं, दो या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। राजपुत्र, पूजा घर, रसोई घर, समास के भेद, समास के 7 भेद हैं लेकिन हमने आज 6 भेद पर ही चर्चा की है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, इन 6 समासों के हमने उदाहरण के साथ में चर्चा की है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जाते जाते हमारे चैनल को, अगर आप हमारा बनाया वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।